हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्थिर वैद्युत का क्लास नंबर 4 में हैं। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुके हैं। वे सभी बच्चे जो पहले के क्लासेस नहीं अटेंड करे हैं वो पहले वीडियो देख लें ताकि ये समझ आए, है ना। लास्ट क्लास हम लोगों ने विद्युत द्विध्रुव के बारे में डिस्कस किया। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो परिभाषा क्या थी, दो समान परिमाण के विजातीय और समीप स्थित ध्रुव क्या कहलाते हैं, विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव में हम लोगों ने द्विध्रुव आघूर्ण डिस्कस किया था। क्या होता है, P बराबर Q इंटू 12। द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो द्विध्रुव पर उपस्थित आवेश और प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, लास्ट क्लास हम लोगों ने विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। अब हम उसके आगे निरक्षीय स्थिति व सामान्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो क्या होता है निरक्षीय स्थिति, इसके बारे में पढ़ना बेटा स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है, जैसे ये A, इधर एक बिंदु B, A पर कितना आवेश है +Q, B पर कितना आवेश है -Q। ठीक, अब अगर मैं इनको मिलाकर एक रेखा खींच दूं, ऐसे ये दोनों बिंदुओं को मिलाकर एक अनंत लंबाई की रेखा इस तरह से अपन खींच दें। अब इसकी लंबाई तुम कितनी भी बढ़ा लो, ऐसे, है ना, तुम कितनी भी ऐसे करके बढ़ा लो, ये कहलाता क्या है, तो अक्ष। ये क्या कहलाता है, अक्ष। इसको हम बोलते हैं अक्ष। ठीक, अक्ष के अभिलंबवत किंतु मध्य बिंदु, यहां पर अगर एक मैं पॉइंट मार्क करूं और इसको लिखूं मध्य बिंदु O है, इससे होकर जाने वाला और क्या हो, लंबवत। ठीक है, इसको इस तरह से थोड़ा छोटा कर लेते हैं स्केल को। अभिलंबवत लेकर के आए 90 डिग्री पर, यूं। ठीक, 90 डिग्री पर अगर मैं कोई लाइन खींचता हूं इस तरह से, ठीक, मध्य बिंदु से होकर जा रहा है और कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का, तो इसे कहते हैं निरक्ष। क्या बोलते हैं इसको, निरक्ष। इसको अक्ष बोलते हैं, इसको निरक्ष बोलते हैं। अक्ष में अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत विभव, ऐसा कुछ भी ज्ञात करना हो तो उसे अक्षीय स्थिति कहेंगे। अगर यहां कुछ ज्ञात करना हो तो उसे क्या कहेंगे, अक्षीय स्थिति। यहां अगर कुछ ज्ञात करना हो तो उसे क्या कहेंगे, अक्षीय स्थिति। और यहां अगर कुछ ज्ञात करना हो तो उसे क्या कहेंगे, निरक्षीय स्थिति। तो अभी हम कहाँ ज्ञात करेंगे, यहाँ। ठीक, साथ ही साथ पिछले क्लास से हम लोग को एक फॉर्मूला उठाना पड़ेगा जो यहाँ काम आएगा। फॉर्मूला क्या है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के लिए क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r²। ऐसा पढ़े हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r²। ये क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बिंदु आवेश है O, तो इससे r दूरी पर यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये होता है। ठीक, साथ ही आज के डेरिवेशन के लिए हमें सदिश योग के समांतर चतुर्भुज नियम द्वारा परिणामी सदिश, जो परिणामी सदिश हम पढ़ते हैं उसका फॉर्मूला अपने को लगेगा। वो क्या होता है, r बराबर वर्गमूल के अंदर a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो आज के क्लास में जो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन डिस्कस करने वाले हैं, व्यंजक जो एग्जाम में आते हैं बेटा, निरक्षीय स्थिति काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है ना। तो अगर हम इसे पढ़ना चाहते हैं तो हमें ये तो पहले पता होना चाहिए कि निरक्षीय स्थिति कहते किसे हैं, फिर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पता होना चाहिए, फिर परिणामी सदिश निकालने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ पता है तो आज का टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक, साथ ही साथ हम लोग को द्विध्रुव आघूर्ण तो पता ही होना चाहिए बेटा। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर क्या होता है, Q इंटू 12, है ना। इसकी दिशा किधर से, ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की तरफ होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ये हम लोगों ने इतना को डिस्कस कर लिया। चलो अब मैं एक न्यू पेज ले रहा हूँ, हेडिंग लगाते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। हेडिंग क्या है,
विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोग डेरिवेशन डिराइव करने की कोशिश करेंगे। बहुत प्यारा सा इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है। अगर एग्ज़ाम में आएगा तो 4 नंबर का आएगा, मतलब थोक का क्वेश्चन है भाई। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो कोई भी बच्चा किसी भी स्टेप में अगर उसको समझना है तो उस स्टेप का स्क्रीनशॉट ले, कमेंट में डाले, हम उसको ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बट एकदम ध्यान से, आराम से, अच्छे से एक एक चीज़ को पढ़ो, ठीक, तभी समझ पाओगे, है ना। इसके लिए थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा स्मूथ डायग्राम बने, तो मैं जो डेरिवेशन है उसके लिए बेस को अच्छे से ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो हम लोगों ने एक बेस ड्रॉ कर लेना है यहाँ पर, ठीक। एक विद्युत द्विध्रुव का ये बिंदु, इसको बी ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इधर बिंदु ए ले लेते हैं, उल्टा भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ए पर कितना आवेश है प्लस क्यू, बी पर कितना आवेश है माइनस क्यू। इसका मध्य बिंदु क्या है ओ, ठीक। इसकी प्रभावकारी लंबाई क्या है, प्रभावकारी लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, 2l से, ठीक। प्रभावकारी लंबाई है 2l। अब इसके अभिलंबवत लेना है हमको, तो अभिलंबवत लेने के लिए मैं एक और कंपास टूल जो है वो ले रहा हूँ, ताकि हम एग्जैक्ट परपेंडिकुलर ले पाएँ। थोड़ा सा इसे इधर घुमा लेते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर अभिलंबवत ले पाएंगे हम। इसके अभिलंबवत हम एक रेखा खींच देते हैं कुछ इस तरह से, यूं। ये अभिलंबवत एक रेखा हमने खींच दिया, ठीक। इस पर कहीं पर एक बिंदु इमेजिन कर लेते हैं। बिंदु क्या है, M, और बिंदु M पर हमें क्या ज्ञात करना है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि कथन जो होता है शुरू का, उसे ऐसे लिखो कि तुम्हें याद न करना पड़े। जो डायग्राम में दिख रहा है वो लिख दो, है ना। क्या डायग्राम में दिख रहा है, माना एक विद्युत द्विध्रुव AB, ऐसे लिख सकते हैं, माना एक विद्युत द्विध्रुव AB जिसके बिंदु A पर प्लस Q और बिंदु B पर माइनस Q आवेश है, जिसका मध्य बिंदु O और प्रभावकारी लंबाई कितनी है, 2l है। साथ में तुम यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण को P ऐसे ले सकते हो, ठीक। इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु M है। बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बहुत आसान है। एक बार फिर से, माना एक विद्युत द्विध्रुव क्या, EB, जिसके बिंदु A पर प्लस Q, बिंदु B पर माइनस Q आवेश है, जिसका मध्य बिंदु O, प्रभावकारी लंबाई 2l, द्विध्रुव आघूर्ण P है। मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु M है। बिंदु M पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। बिंदु M पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अपन करते क्या है, ये ज्ञात करने के लिए हमको A से M को और B से M को जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। तो हम A से M को जोड़ देते हैं, है ना। यहाँ जाते हैं और A से M को जोड़ना है। पहले B से M को जोड़ ले रहा हूँ, फिर मैं A से M को जोड़ लूँगा, दोनों जुड़ जाएंगे, है ना। यूँ भाई, तो इसको जोड़ लिया हमने M से, और कंट्रास्ट में ठीक ऐसे की जरूरत पड़ेगी हमको। M से हम फिर से जोड़ ले रहे हैं किसको, A को।
थोड़ा सा इसको मैं अभी एक्सटेंड कर ले रहा हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको। ठीक बच्चों, यहाँ से हम लोगों ने बस जोड़ लिया। अब ये तुमको दिख रहा होगा, ये कर्ण है, ये लंब है, तो ये आधार है। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है ऐसा। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखें तो वो l है, ये है r, ये क्या होगा? वर्गमूल के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से ठीक उसी तरह से ये भी l है, तो ये दूरी भी होगी वर्गमूल के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, अब हम डेरिवेशन के मेन फ्रेम में आ गए। हमको यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे? पहले ए ध्रुव के कारण ज्ञात करेंगे, फिर बी ध्रुव के कारण ज्ञात करेंगे, या बी पर स्थित आवेश के कारण ज्ञात करेंगे, फिर परिणामी निकाल लेंगे। बस यही हम लोगों का आइडिया है। इंस्टॉलमेंट में काम करो, आराम से हो जाएगा। एक साथ करने की कोशिश करोगे तो दिक्कत आएगी, है ना। तो इंस्टॉलमेंट में काम करना है, सिंपल। तो बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु एम पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। बहुत आसानी से निकल आएगा। क्या लिख सकते हैं हेडिंग ऐसे, यहाँ पर बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु एम पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े आराम से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? E1 ले लेते हैं। क्या होता है E1? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर होता है। अच्छा, आवेश तो Q का Q ही है, और दूरी कितनी है? दूरी है A से M के बीच की दूरी, तो AM का स्क्वायर। ठीक, तुम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, चूंकि AM का वर्ग जो है वो किसके बराबर होगा? ये कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होगा। तो OM के वर्ग और OA के वर्ग के बराबर होगा। इसका मतलब तुम इसको R स्क्वायर लिख सकते हो, इसको L स्क्वायर लिख सकते हो। अतः E1 का मान क्या आ जाएगा? E1 का मान आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इसकी दिशा इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। दिशा इंपॉर्टेंट है। दिशा किधर है ये देखो। अभी हमने क्या बताया था? पॉजिटिव से अगर कोई भी धनावेशित कण है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सदैव बाहर की ओर होती है, धन से दूर की ओर, त्रिज्यावत। बट वही अगर ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऋण की ओर होती है, त्रिज्यावत। तो यहां से अगर त्रिज्या खींचो ये केंद्र मानकर, तो यूं होगा। तो जो E1 की दिशा है वो यहां से इस तरफ होगा, ऐसे ऐसे, ये होगा E1 की दिशा। तो A से M की ओर, है ना। तो हम चाहें तो इसको मेंशन कर सकते हैं, A से M की दिशा में। कहां से कहां? A से M की दिशा में, ये होगा। इसको हम लोग समीकरण 1 ले रहे हैं। ये क्या किया? बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। आगे इसी तरह से हम निकाल सकते हैं क्या? बिंदु B पर, अतः लिख लेते हैं, अतः बिंदु B पर स्थित -Q आवेश के कारण बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
ठीक बेटा, अब ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं बिंदु बी पर स्थित -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु एम पर फॉर्मूला वैसे ही लिखेंगे, इसको क्या ले लेते हैं, चलो E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 की q/, बी से m के बीच की दूरी क्या लिखेंगे, bm का स्क्वायर। ठीक है, अब न्यू पेज ले लेते हैं। चूंकि bm का वर्ग जो है वो क्लियरली होगा OM का वर्ग और OB के वर्ग के बराबर। OM है R और OB है L, तो ये भी होगा R² प्लस L² के बराबर। क्लियरली देखो, BM का वर्ग होगा OM का वर्ग धन OB का वर्ग। OM कितना है R और OB कितना है L। क्लियर है, कोई ऐसा खास दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। हम लोग उसको लिख लें अगर, तो E2 बराबर आ जाएगा 1/4πε0 के q/r² प्लस L²। ठीक, इसको ले लिया समीकरण क्रमांक 2। बट इम्पॉर्टेंट फैक्ट एक है कि मुझे यहाँ दिशा बतानी है, तो ये ऋण ध्रुव है, ऋण पर त्रिज्यावत अंदर होता है, तो यहाँ पर जो E2 का डायरेक्शन होगा वो ऐसे अंदर की ओर होगा, ऐसे। तो E2 इधर है, E1 उधर है। ठीक, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक रेखा खींचता हूँ जो समांतर हो, किसके, इसके, है ना। ये जो आधार पृष्ठ है इसके मैं यहाँ पर एक समांतर रेखा यहाँ पर खींच लेता हूँ कुछ इस तरह से, जो M से होकर जाता है। ठीक है, समांतर है। अच्छा, अगर ये समांतर रेखा है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो ये कोण इस कोण के संगत कोण होगा क्या। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत कोण समान होते हैं, ऐसा पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। तो इस तरह से तुम देख रहे हो कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अगर मैं इसे थीटा ले लूं तो ये भी क्या होगा, थीटा। एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, E1 का परिमाण देखो, E1 की वैल्यू देखो, 1/4πε0 के q/r² प्लस L²। ठीक है। अच्छा, अगर आप E2 का वैल्यू देखते हो बेटा, तो क्या दिखता है, E2 भी 1/4πε0 के q/r² प्लस L², तो सेम है। और अगर दो समान ताकत के लोग लड़ते हैं तो परिणाम कहाँ पे आएगा, बीचों बीच। अब सोच के देखो यार, तुम एक ऐसे आदमी से लड़ रहे हो जो बड़ा हट्टा कट्टा है, भारी भरकम, लंबा चौड़ा है ना, और तुम्हारे से, है ना, तुम मान लो 5.5 फीट के हो और वो 7 फीट का है, तुम अगर मान लो 65 kg को हो, वो 120 kg का मुस्तंडा है, तो थोड़ी लड़ने सकोगे रे, हैं। हेड टू हेड क्यों लड़ेंगे, है ना। बोलोगे बंदूक लेके मार दूंगा, बोलोगे तो होना भी तो चाहिए बंदूक, है। ठीक, पर वैसे हेड ऑन कोलिजन अगर होगा वैसे दो अलग अलग लोगों में, तो पीटना अच्छा है, एक पीटेगा दूसरा बेचारा मार खाएगा, और क्या, है ना। पर अगर दो बराबर लोग लड़ रहे हैं, एकदम तुम अपने बराबर साइज के किसी को ले लो और उसके साथ लड़ाई करो। अब E1 और E2 का अगर परिमाण समान है तो उनका परिणामी कहाँ निकलेगा, बीचों बीच, यहाँ E। इससे समझो कि अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा ही होगा, दोनों कोण थीटा होने हैं। क्यों थीटा है, क्योंकि E1 और E2 दोनों समान हैं, तो उनका परिणामी बीचों बीच आएगा। समान ताकत के दो लोग अगर हैं तो बीचों बीच परिणामी आएगा उसका, है ना। तो यहाँ पर बीचों बीच परिणामी आता है। परिणामी को अगर हम लोग E से प्रदर्शित करें तो E जो है E1 और E2 के बीच में है। इनके बीच का कोण कितना है बेटा, थीटा और थीटा देखने से टोटल मिला लो, थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, ये 2 थीटा। कितना हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। अब मेरे को दो सदिश पता है E1 और E2, और उनके बीच का कोण पता है 2 थीटा। दो सदिश पता हो और उनके बीच का कोण पता हो तो हम सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम लगा सकते हैं, है ना। यहां ले सकते हैं, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम लगा लें तो E बराबर क्या होगा, वर्गमूल के अंदर E1 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होता है प्लस B स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2AB
AO की जगह E1, B की जगह E2, cos थीटा होगा। पर यहाँ पे हम लिखेंगे cos 2 थीटा। 2 थीटा क्यों? क्योंकि E1 और E2 के बीच का कोण कितना है? 2 थीटा है, इसलिए 2 थीटा होगा। और हम जान रहे हैं चूंकि समीकरण 1 व 2 से हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि E1 जो है वो E2 के बराबर है। हाँ, ये जरूर नहीं लिखना कि इसमें सदिश बराबर मत कर देना रे बेटा। हाँ, सदिश करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या क्या वेक्टर समान है? सदिश चिन्ह नहीं लगाना, ठीक है। अगर तुम लोगों को सदिश चिन्ह लगाना है तो साथ में साथ मॉड चिन्ह भी लगाना। जैसे ये E1 है, ये E2 है, इन दोनों का मॉड निकाल लो ऐसे, है ना, तो ठीक है, ये सही है। ऐसा क्यों? इन दोनों की दिशाएं भले परिमाण बराबर हैं पर दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं। चेक करो, E1 की दिशा इस तरफ है, E2 की दिशा इस तरफ है। और अगर दो सदिशों को बराबर कर देंगे तो समान सदिश किसे कहते हैं? ऐसे सदिश जो परिमाण और दिशा में समान होते हैं वो क्या कहलाते हैं? समान सदिश। तो कभी भी तुम यहाँ पर वेक्टर चिन्ह नहीं लगाओगे। अगर लगाओगे तो उसके साथ साथ मॉड भी लगाओगे, है ना। बिना वेक्टर के तुम केवल E1 बराबर E2 भी लिख सकते हो, ऐसे इसमें कोई इश्यू नहीं है, ऐसा लिख सकते हो। अगर मान रख दें तो E बराबर क्या हो जाएगा? वर्गमूल के अंदर E1 स्क्वायर प्लस E2 को भी E1 लिख देते हैं क्योंकि बराबर है, E1 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E1 cos 2 थीटा, ऐसा हो जाएगा। अब इन दोनों को आगे सॉल्व करें अगर, तो E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2E1 स्क्वायर। E1 इंटू E1 ये भी 2E1 स्क्वायर हो जाएगा। E1 इंटू E1 स्क्वायर, कॉस क्या आ जाएगा बेटा? 2 थीटा, ठीक है। यहाँ पर 2E1 स्क्वायर दोनों में है तो हम लोग इन दोनों को क्या कर सकते हैं? कॉमन निकाल सकते हैं। तो E बराबर हो जाएगा वर्गमूल के अंदर 2E1 स्क्वायर कॉमन, अंदर बच जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। क्या? 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं। ज़्यादातर बच्चे तुम में से जानते होंगे, 11th में ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में था, है ना। कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं। क्या क्या होते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक, दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम कौन सा यूज करेंगे? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ताकि ये 1 कट जाए, यहाँ पे माइनस 1 है तो कट जाए, इसके लिए यूज करेंगे। तो E बराबर, ठीक है, इसके लिए यूज करेंगे 2 कॉस थीटा माइनस 1 कर देंगे तो ये 1 1 कट जाएगा। वर्गमूल के अंदर 2E1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसमें 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल। E बराबर आ जाएगा वर्गमूल के अंदर 2। अच्छा, 2 इंटू 2 कर लें तो 2 गुना 2 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4, 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, E1 का स्क्वायर फिर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको इस तरह सॉल्व करने से आराम से इनका वर्गमूल निकालते बन जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। E1 वर्ग का वर्गमूल कितना होता है? E1। और कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या होगा? कॉस थीटा। तो इस तरह से परिणामी आ गया 2E1 कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या आ गया? इसका परिणामी आ गया, है ना। अब यहाँ पर अगर हम मान रख दें समीकरण 1 से E1 का मान और cos थीटा का मान निकाले नहीं है, चलो इसको हम लोग समीकरण 3 ले लेते हैं, ठीक। समीकरण 3 में समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर, चलो भैया रख देते हैं, क्या हो जाएगा? E बराबर 2 इंटू E1 का मान कितना है? चेक करो, E1 का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r² प्लस L²। ये कितने का मान है?
E1 का इस मान को यहाँ पर अपन रख देते हैं, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, अब यहां पर जो अगला है वो है cos थीटा। cos थीटा का मान निकालना है। चलो, तो cos थीटा का मान निकालने के लिए हम वो त्रिभुज कोई भी ले लेते हैं ऐसा। अच्छा, कौन सा त्रिभुज बोल रहा हूं भाई? ये कोण थीटा है और ये कोण संगत कोण है, तो ये कोण भी थीटा है। ये AOM त्रिभुज है ना। तो इस त्रिभुज में AO कितना है? L है। OM कितना है? R है। और OM है √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ पर AM है √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। OM है R, OA है L। चलो ये वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पर। ये है O, ये है A, ये है M, ये है कोण थीटा, ये है L, ये है R और ये है वर्गमूल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पर cos थीटा निकालूं, cos थीटा क्या होता है बेटा? cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कौन है यहाँ? OA आधार है और कर्ण कौन है यहाँ? AM कर्ण है। तो cos थीटा बराबर OA है L और OM है कर्ण R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इस तरह से तुम cos थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहां पे रख देंगे क्या? L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2। वर्गमूल किसे कहते हैं? की घात 1/2। कुछ बच्चे इससे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि घात 1/2 को वर्गमूल कहते हैं कि नहीं। अब बताओ 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो कोई भी बोलोगे कितना होता है? 2 होता है। तो कैसे लिखेंगे? 4 को हम लिख सकते हैं की घात 1/2। 4 क्या होता है? 2 की घात 2, 2 की घात 2 की घात 1/2। अब ये x टू दी पावर m टू दी पावर n वाले फॉर्मूले में आ गया। x टू दी पावर m इंटू n होता है, तो 2 की घात 2 गुणा 1/2 होगा, 2 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा 2। तो किसी जगह पे भी वर्गमूल जब निकालते हैं तो वो क्या होता है? की घात 1/2 ऐसा होता है। समझ आया? ये बेसिक चीज़ है, तो आई थिंक आप लोगों को उसकी अब ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी पढ़ना पड़ता है। E बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू 2L ऐसे लिख सकते हैं। ऊपर L है, 2 है, Q है, अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल पावर। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1/2, तो 1 प्लस 1/2 हो जाएगा। घातांक नियम x की घात m गुणा x की घात n बराबर x की घात m प्लस n, ऐसा होगा। बस अब फाइनल स्टेप पर पहुंच गए ना। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू 2L कितना होता है? P द्विध्रुव आघूर्ण। ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल पावर 3/2। ये क्या कहलाता है? निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, यहां पर तुम ऐसे मेंशन कर सकते हो जहां द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L। जहां द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2L। एक स्टेप और हम लोगों को करना होता है जो हम लोग करते हैं जनरली, जहां, या रुको, जहां ना लिख करके इसको हम यदि लिख लेते हैं, कंडीशन लगा लेते हैं। यदि R बहुत बड़ा हो किससे? L से। फेवरेट स्टेप बोलता हूँ मैं इसको। कोई भी स्टेप को अगर बार बार लें तो फेवरेट हो ही जाता है। कोई भी चीज़ अगर तुम बार बार खाते हो, वो तुम्हें बड़ा पसंद होगा। तुमको समोसा पसंद है तो बार बार समोसा खाते होगे, है ना। किसी को बर्गर पसंद है तो वो बर्गर खाता होगा। तो
एल स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं। इसको मैं लास्ट डेरिवेशन में समझाया था कि कोई भी छोटी राशि का वर्ग करने से वो और छोटी हो जाती है। तो अगर r बहुत बड़ा हो l से, और कोई भी रियल द्विध्रुव में तुम देखते हो कि जो r होता है वो l से बड़ा ही होता है, उस स्थिति में एल स्क्वायर को शून्य माना जा सकता है। तो E बराबर यहाँ पर तुम जब एल स्क्वायर को छोड़ दोगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन आर स्क्वायर। एल को भूल जाओ कि घात 3/2, तो E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन आर की घात 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कट जाएगा। E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन r⁴। ये आ गया लास्ट निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। ठीक, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों ही डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-4 नंबर के आ सकते हैं। ठीक, हम इन दोनों को बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हैं ना। ई अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है? वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपॉन r³। ठीक, हम चाहें तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, ई अक्षीय बराबर 2 गुणा 1/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपॉन r³। ये जो मान है ये निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। अभी अभी सॉल्व किए देखो कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन r³। यहाँ देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन r³। चूंकि E निरक्षीय बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन r³ होता है। तो इसकी जगह हम मान रख दें तो E अक्षीय बराबर आ जाएगा 2 गुणा E निरक्षीय। तो ये अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कंपैरिजन है। अक्षीय स्थिति में समान दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति के 2 गुनी होती है। ठीक है, समान दूरी पर चेक करें तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति की 2 गुनी होती है, डबल होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इन दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं। समझ आया? इस तरह से ये 2 बड़े डेरिवेशन हैं। ज़्यादा निरक्षीय स्थिति आया है, अक्षीय स्थिति थे, बट अगर तुम देखोगे तो तुम्हें अक्षीय और निरक्षीय स्थिति दोनों ही उतने ही अच्छे से पढ़ना है। 4-4 मार्क के बड़े डेरिवेशन है। बेटा अब एक टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें, वो है सामान्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जनरली सामान्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एनसीईआरटी में ढूंढा जाए तो नहीं मिलता है, बट न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो तुमको उस टॉपिक का भी यूज़ करना पड़ेगा। अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति के बाद एक सामान्य स्थिति भी होता है, तो उसको डिराइव कर दे रहा हूँ, है ना। हेडिंग डाल लेंगे ऐसे, सामान्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या होता है सामान्य स्थिति? पहले इसको समझ जाएं कि अगर अक्षीय या निरक्षीय स्थिति को स्पेसिफिकली ना रखें, जैसे ये द्विध्रुव AB है, यहां देखेंगे तो अक्षीय स्थिति है, मध्य बिंदु के इस तरफ देखेंगे तो निरक्षीय स्थिति है, बट कहीं भी रख दें, यहाँ कहीं पता करना हो तो ये कौन सी स्थिति होगी? सामान्य स्थिति। ये कौन सी स्थिति होगी? सामान्य। मतलब यहाँ कहीं भी रख सकते हैं। अक्षीय निरक्षीय में ही परफेक्ट ना रखें, थोड़ा इधर उधर रख दें तो ये स्थिति क्या कहला जाएगी? सामान्य स्थिति। ठीक है, तो
अब हम सामान्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक चीज पता होनी चाहिए कि हम किसी भी सदिश को उसके अवयवी घटकों में वियोजित कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक सदिश है, यहाँ ये है सदिश ए, ये कोण थीटा है, तो ये क्या होता है a cos थीटा। इसको ax ले सकते हैं अगर ये x अक्ष हो, और ये y अक्ष हो तो इसको क्या ले सकते हैं ay। तो ay बराबर क्या होता है, ay बराबर होता है a sin थीटा, और ax बराबर क्या होता है a cos थीटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं साधारण शब्दों में, क्षैतिज घटक, और इसको क्या बोलते हैं अभिलंब घटक। ठीक, तो दो तरह के घटक हो सकते हैं, एक अभिलंब घटक होता है, एक क्षैतिज घटक होता है। क्षैतिज घटक cos थीटा होता है, अभिलंब घटक sin थीटा होता है। तो इस तरह से हम लोग दो अभिलंबवत घटकों में इनको वियोजित कर सकते हैं। ठीक, दो अभिलंबवत घटकों में हम लोग वियोजित कर सकते हैं, ये पता होना चाहिए। किसी भी चीज को घुमाने से उसका आघूर्ण बदल जाता है, तो द्विध्रुव आघूर्ण वह राशि है जो बदल जाएगी जब हम लोग किसी भी द्विध्रुव को घुमाएंगे या उसको अवयवी घटकों में वियोजित करेंगे, है ना। ठीक, तो चलो कोई नहीं, यहाँ पे हम लोग अब इसका स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करेंगे, है ना, टॉपिक बनाने की कोशिश करेंगे। ध्यान देते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्या है, द्विध्रुव है। ठीक, यहाँ पर एक हम ले लेते हैं क्या, हमारे पास एक द्विध्रुव है। ये बिंदु हम B ले लेते हैं, ये बिंदु हम A ले लेते हैं। ये AB जो है इस पर प्लस Q आवेश है, यहाँ पर माइनस Q आवेश है। ये मध्य बिंदु O है, लंबाइयाँ L और L हैं। ठीक, अब इसके लिए एक सामान्य स्थिति अगर परिभाषित करें तो कुछ एक एंगल ले लेते हैं ऐसा, यूं, और ये एक लाइन खींच लेते हैं हम। इस लाइन पर जो यहाँ से थीटा डिग्री का कोण बना रही है, इस पर बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं M, और बिंदु M पर हम निकालने की कोशिश करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माना एक विद्युत द्विध्रुव AB जिसके बिंदु A पर प्लस Q, बिंदु B पर माइनस Q आवेश है। इसका मध्य बिंदु O और प्रभावकारी लंबाइयाँ 2L हैं। मध्य बिंदु O से होकर जाने वाली अक्ष से थीटा कोण बनाने वाली रेखा पर R दूरी पर एक बिंदु M है। बिंदु M पर हमें ज्ञात करना है क्या, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो सामान्य स्थिति है। ठीक है, फिर से स्टेटमेंट देखो, माना एक विद्युत द्विध्रुव AB जिसके बिंदु A पर प्लस Q, बिंदु B पर माइनस Q आवेश है, मध्य बिंदु O है, प्रभावकारी लंबाई 2L है। साथ में हम द्विध्रुव आघूर्ण को क्या ले सकते हैं, P। इस कंडीशन में द्विध्रुव आघूर्ण को P ले लेते हैं। ठीक, इस जो द्विध्रुव आघूर्ण के मध्य बिंदु O से होकर जाने वाली और अक्ष से थीटा कोण बनाने वाली रेखा पर R दूरी पर एक बिंदु M मान लेते हैं। बिंदु M पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अब इसको ज्ञात करने के लिए ये जो अगर मैं A से M जोड़ूं तो ये दूरियां, या B से M जोड़ेंगे, दूरी निकालना बड़ा कठिन है, फिर एंगल भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसकी एक व्यवस्था है, एक तरीका है जिससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम जो द्विध्रुव है इसको दो घटकों में वियोजित कर दें, मतलब द्विध्रुव को दो टुकड़ों में बांट दें, है ना। जैसे अभी मैंने बताया था कि हम किसी भी सदिश को उसके दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं, उसी तरह से इसको भी घटकों में वियोजित कर दें। अब वियोजित करेंगे तो द्विध्रुव के दो हिस्से हो जाएंगे। एक हिस्सा कुछ इस तरह का होगा, सोचो कि इसका एक घटक यहाँ है, A डैश ले लो, B डैश ले लो। ये वही प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश है, बट यहाँ पर ये द्विध्रुव का एक हिस्सा है। ठीक, एक टुकड़ा है ना, एक उसका अंग, एक पार्ट। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर मेरे को दूसरा हिस्सा बनाना है तो वो द्विध्रुव हमेशा, कोई भी सदिश हमेशा समकोणीय घटकों में वियोजित होता है। किस में वियोजित होता है, समकोणीय घटकों में। तो समकोणीय घटकों में वियोजित करेंगे तो यहाँ से 90 डिग्री पर एक
हमने खींच लिया यूं, यहां पर एक ए डबल डैश ले लेते हैं, बी डबल डैश ले लेते हैं। ए डबल डैश पर प्लस क्यू आवेश है, बी डबल डैश पर माइनस क्यू आवेश है। सिंपल। तो ए डैश बी डैश और ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है? ए बी के ही दो हिस्से हैं, दो टुकड़े हैं। ठीक। कई बार क्या होता है कि सामान बड़ा भारी होता है, उसको एक साथ ले जाना संभव नहीं होता है, तो हम लोग उसको कई हिस्सों में ले जाते हैं, पर पहुंच तो जाता है ना। ठीक। वैसे ही अगर द्विध्रुव ए बी को दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाए, एक हिस्सा ए डैश बी डैश और दूसरा ए डबल डैश बी डबल डैश, और ए डैश बी डैश के लिए निकालें, ए डबल डैश बी डबल डैश के लिए निकालें और फिर परिणाम ही निकाल लें, तो भी काम चल जाएगा। ठीक, समझ आया? अभी इस तरह समझो कि अगर द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर P है, ठीक, तो ये वाली लाइन जो इससे थीटा कोण पर बटी है, यहाँ पर कितना होगा? P cos थीटा, क्योंकि एक क्षैतिज घटक है, कोण के साथ वाली भुजा क्षैतिज होगी तो क्षैतिज घटक है। और दूसरा अगर देखोगे इस तरफ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? P sin थीटा। तो P को दो अलग अलग घटकों में बांटा जा सकता है, एक P cos थीटा होगा, दूसरा P sin थीटा होगा। तो A डैश B डैश के लिए क्या होगा? अगर हम A डैश B डैश के लिए देखें तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए होगा P cos थीटा। और A डबल डैश B डबल डैश के लिए क्या होगा? A डबल डैश B डबल डैश के लिए होगा P sin थीटा। समझ आ रहा है? A डैश B डैश के लिए क्या होगा? P cos थीटा, और A डबल डैश B डबल डैश के लिए क्या होगा? P sin थीटा। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टेटमेंट कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट उतना है नहीं, अगर तुम लोग आराम से सुनोगे तो समझ आ जाएगा। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी, जिसके बिंदु ए पर प्लस क्यू, बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है, मध्य बिंदु O और प्रभावकारी लंबाई 2L है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है। इसके मध्य बिंदु O से होकर जाने वाले मुख्य अक्ष से थीटा कोण बनाने वाली रेखा पे r दूरी पर एक बिंदु M है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए द्विध्रुव ए बी को दो अवयवी घटकों में वियोजित करने पर एक A डैश B डैश जो रेखा OM के अनुदिश है, और दूसरा A डबल डैश B डबल डैश जो रेखा OM के अभिलंबवत है। ये एंगल कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ठीक, समझ आया है ना? अवयवी घटकों में वियोजित करने पर A डैश B डैश और A डबल डैश B डबल डैश प्राप्त होंगे। A डैश B डैश पर द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा होगा, और A डबल डैश B डबल डैश पर द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? P sin थीटा। अब डेरिवेशन को आगे सॉल्व करते हैं। द्विध्रुव A डैश B डैश के कारण बिंदु M पर द्विध्रुव A डैश B डैश के कारण, A डैश B डैश के कारण बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको ले लेते हैं E1। E1 बराबर कितना आएगा? 1/4πε0 K। ध्यान से देखें तो ये अक्षीय स्थिति जैसा है। ध्यान से देखो किसके जैसा है? A डैश B डैश के लिए बिंदु M, ये उसके अक्ष पर ही है, तो अक्षीय स्थिति जैसा है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2p/r³। अभी पढ़े थे, है ना? अक्षीय स्थिति में फॉर्मूला क्या होता है ना? अक्षीय स्थिति के लिए हम लोगों ने यहाँ एक कंपैरिजन किया था, अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति का। आई थिंक बीच में एक पेज आ गया। हाँ, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति का हम लोगों ने कंपैरिजन किया था। अक्षीय स्थिति में क्या होता है? 2p/r³ और निरक्षीय स्थिति में क्या होता है? p/r³। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे 2p/r³ होता है, पर A डैश B डैश पर P का मान कितना है? P cos थीटा। तो P की जगह यहाँ रख देंगे क्या? P cos थीटा। सिंपल। क्या? 1/4πε0 K 2p cos θ/r³। बस इसको ले लिया समीकरण क्रमांक 1। A डैश B डैश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई E1 आई,
और E1 का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। देखो E1 का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक। ये द्विध्रुव के कारण इस तरफ अक्षीय स्थिति में इधर आता है परिणामी, तो वो हो गया डायरेक्शन E1, है ना। इसी तरह हम ले सकते हैं, इसी प्रकार द्विध्रुव A डबल डैश B डबल डैश के कारण बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको क्या ले लेते हैं E2। E2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 की P/r³। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ठीक ऐसा है जैसे कौन सी स्थिति हो, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति कहाँ होती है, मध्य बिंदु से होकर जाने वाले और अक्ष के अभिलंबवत। तो A डैश B डैश के अभिलंबवत तो है ना बिंदु M, तो वो निरक्षीय स्थिति जैसा है। P/r³ होगा, पर यहाँ का P क्या है, P साइन थीटा। वहां का P क्या है, P, इधर P साइन थीटा है, इधर P कॉस थीटा है। इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P साइन थीटा है। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसकी दिशा किधर है अगर पता करेंगे तो देखो यहाँ से इस तरफ होगा। निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अभिलंबवत होती है। देखो यहाँ हम लोगों ने विद्युत द्विध्रुव A भी लिया था, तो यहाँ से अभिलंबवत आया था, ऐसा 90 डिग्री पर आया था, है ना। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हम देखेंगे कि 90 डिग्री पर आएगा। तो इससे क्लियर कट दिख रहा है E1 और E2 के बीच का एंगल कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो अब परिणामी हम आराम से निकाल सकते हैं। अतः यहाँ हम ले सकते हैं, अतः बिंदु M पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा वर्गमूल के अंदर E1 वर्ग धन E2 वर्ग धन 2E1 E2 कॉस थीटा की जगह क्या लग देंगे 90 डिग्री, क्योंकि E1 और E2 के बीच का कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो मान यहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री होती है। कॉस 90 डिग्री क्या होता है, कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0। तो जैसे ही इसको 0 रखोगे पूरा का पूरा अमाउंट 0 हो जाएगा। E बराबर E1 और E2 के मान रख देते हैं। E1 का मान कितना है बेटा, देखो 1/4πε0 के 2p cos थीटा अपॉन r³ और E2 का मान कितना है 1/4πε0 के p sin थीटा अपॉन r³। वैल्यू रख देते हैं 1/4πε0 के 2p cos थीटा अपॉन r³ होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 के p sin थीटा अपॉन r³ होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर। ध्यान से देखेंगे दोनों में 1/4πε0 के p अपॉन r³ है, तो उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो निकाल लेते हैं 1/4πε0 के p अपॉन r³ का होल स्क्वायर कॉमन। अंदर क्या बचता है 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा बचेगा। अब ये वर्ग में है और गुणनफल में है, वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, तो E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 के p अपॉन r³ अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, cos थीटा का स्क्वायर होगा cos स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा। हम
E इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4πε0 के वर्गमूल के अंदर इसको लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1, तो E बराबर लिख सकते हैं 1/4πε0 के √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये E का मान हो गया। इस तरह से हम E का मान निकाल सकते हैं 1/4πε0 के 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 होगा। ठीक है बेटा, बहुत आसान है, तुमको बस थीटा का मान रखते जाना है और तुम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल सकते हो। अब इसके लिए जैसे कि कोई विद्युत द्विध्रुव ए भी है, अगर तुमको यहाँ से 30 डिग्री पर निकालना है तो थीटा का मान 30 रख दोगे। मान लो तुमको यहाँ से 60 डिग्री पर निकालना है तो तुम थीटा का मान 60 रख दोगे। अगर तुम कोई और रख दो, जैसे वैल्यू यहाँ ले लो, यहाँ तुमको इस जगह पर निकालना है, ये 120 डिग्री है तो तुम थीटा का मान 120 डिग्री रख दोगे और इस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी स्थिति में आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने सामान्य स्थिति पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निगमित किया। ठीक, तो ये दोनों डेरिवेशन हैं या 3 डेरिवेशन हुए, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और सामान्य स्थिति। ज़्यादातर निरक्षीय स्थिति एग्जाम में आया है, अक्षीय स्थिति भी आया है, सामान्य स्थिति थोड़ा कम आया है पर वो भी एग्जाम में आ सकता है बेटा। तो इस तरह से हम लोगों ने डेरिवेशन कंप्लीट किया। आज का क्लास इसी नोट पर एंड करेंगे, इसके आगे का सेक्शन अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।